राम राम भाई सारियाने। पॉलिटिशियन बन गया हूँ मैं। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं सौरभ कुरेसिया। और ये एक टेक्निकल राइटर थे। और इन्होंने बहुत सारे एमएनसी कंपनीज के साथ काम किया है एज ए टेक्निकल राइटर। और फिर इन्होंने ये किताब लिखने का सोचा। और और ये जो किताब है इसका नाम है आवाहन, और ये एक सीरीज ऑफ बुक्स है जिसमें 5 किताबें हैं। और ये इसका जो बेस है वो माइथोलॉजी है। और उस पे चलता है क्राइम थ्रिलर की गाड़ी उसके ऊपर। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो अपनी एंशियंट हिस्ट्री और या माइथोलॉजी जो भी तुम्हें समझ आता है उसमें, और क्राइम थ्रिलर में, तो तुम कंसिडर इट रीडिंग दीज बुक्स, क्योंकि बहुत अमेजिंग किताब है। मैं खुद पढ़ रहा हूँ इस किताब को, मैं हाफ वे थ्रू थ्रू दिस बुक हूँ। और मज़ा आ रहा है मुझे, मर्डर में नहीं, कहानी में। ठीक है। और ठीक है, तो लेट्स जंप इनटू द कॉन्वर्सेशन बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। और अब बाकी ड्रिल तो तुम लोगों को पता है कि जो भी यूट्यूब का होता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब अलग, अगर अच्छा लगे तो लाइक, बुरा लगे तो डिसलाइक, जो ना अच्छा लगे उसके लिए कमेंट, तो वो कर दो। ठीक है। और ओके, मिलते हैं फिर किसी नए कॉन्वर्सेशन में। अभी के लिए सुन लो भाई, बहुत अमेजिंग है। और मेहनत लगती है रिकॉर्ड करने में और बाकी सब चीज़ें अरेंज करने में, तो सुन लिया करो, पूरा सुन लो। ठीक है, ओके, चलो। मेरा जो पहला क्वेश्चन है सर कि आपने ये किताब लिखना कब शुरू किया? और जैसे कि हमारी बात भी हुई कि आपको भी नहीं पता था कि इस इस फील्ड को, जैसे आप टेक्निकल राइटर थे, तो इस फील्ड को टेक्निकल राइटिंग बोलते हैं। और इसमें हम कुछ करियर भी बना सकते हम्म। हैं। और नहीं, उस पहली चीज तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पर आनंद जी। जी टेक्निकल राइटर दूसरी चीज है, फिक्शन राइटिंग दो अलग अलग चीजों के बारे में आप बात कर रहे हैं यहाँ पर। जी ठीक है, तो प्लीज उनको कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि उनका दोनों का पर्पस अलग है और ऑडियंस अलग है, उनका लिखने का तरीका अलग होता है। टेक्निकल राइटिंग में आप इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते जनरली, जो कि आप नॉवल राइटिंग में क्रिएटिव राइटिंग्स को बोलते हैं। हालांकि आजकल टेक्निकल राइटिंग थोड़ा सा, अगर हम देखें स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह जो आ रही है हमारी, या स्टोरी बोर्डिंग वगैरह जो नैरेटिव्स होते हैं, किस तरह से हम लोग मैसेज को कन्वे करें यूजर को, वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, काफी बढ़ गया इनफैक्ट 20-25 साल में। तो कि हम लोग एनिमेशंस वगैरह बना रहे हैं, स्टोरी बोर्डिंग्स वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पर ये वाला एलिमेंट आ जाता है। बट टेक्निकल राइटिंग प्योरली आपका बहुत स्ट्रिक्टेड लैंग्वेज रहता है, उसमें लैंग्वेज भी स्ट्रिक्ट रहता है आपका, टू द पॉइंट रहता है। आप फिक्शन राइटिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते। आप फिक्शन राइटिंग में अगर आप कहेंगे कि हाँ भाई तुम ही कातिल हो, और उसके बाद पूरी स्टोरी शुरू होती है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये काफी गहरा फर्क है टेक्निकल राइटिंग और फिक्शन राइटिंग में। टू द पॉइंट, ऑडियंस को ध्यान में रख के किया जाता है। और आई मीन डेफिनेटली आपके उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस वगैरह भी रहते हैं। आप ऐसी कोई चीज नहीं ले सकते जो कि आपका जी प्रोडक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, या बेसिकली दैट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप कहानी लिख रहे हैं, नॉवल लिख रहे हैं, दैट मे और मे नॉट बी ए लीगल डॉक्यूमेंट पर से, क्योंकि उसमें आप कहानी लिख रहे हैं, कैरेक्टर है, उसके बारे में 10 चीजें चल रही हैं, वो कभी अब उसमें कह दिया आपने हाँ अभी तुम्हारी शादी की उम्र है, आप शादी करना चाहो नहीं करना चाहो स्टोरी के हिसाब से आप चेंज कर दो। बट टेक्निकल राइटिंग में अगर आपने कहा कि 5 एम्पियर का वोल्ट जाना है और ये आना है, या इस हाँ। प्लग को आप, इस सेटिंग को आप ऐसा करेंगे तो ये आउटपुट आना है, तो वही आना है, उसके अलावा तीसरा कुछ नहीं आएगा कि आप वो मैजिक हो गया और फिक्चर लिख रहे हैं हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों के लिखने का तरीका अलग अलग है, ऑडियंस अलग है, टोन अलग है, वॉइस वगैरह सब बहुत फर्क पड़ जाता है उनमें। तो और फिक्शन राइटिंग का आपको कब से शौक है कि मुझे अब फिक्शन लिखना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं आया कि मतलब अब मुझे फिक्शन लिखना चाहिए, इट्स नॉट लाइक ए स्पार्क और समथिंग कि हाँ भाई अब शुरू कर दो सौरभ। ऐसा कुछ नहीं, बस धीरे धीरे लिखना शुरू किया था। थोड़ी बहुत कहानियां लिखता था बचपन में, हैंड राइटिंग सुधारने के लिए दूसरी कहानियां कॉपी करता था, लिखता था उनको गर्मियों की छुट्टियों में। और जैसा मैंने कहा टेक्निकल राइटिंग में, जब मैं नॉट एग्जैक्टली टेक्निकल थिंक में जब जी मैं आर्टिकल लिखना शुरू किया, तो उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी थी मेरे पास कि हाँ उसको स्टोरी में बुन सकूं और उनको करूं। तो वो मुझे थोड़ा सा क्रिएटिव भी लगा और अच्छा भी लगा, क्योंकि उसमें काफी एंगल ऐसे थे जो हम लोग मतलब मैंने कभी सोचे नहीं थे कि टेक्नोलॉजी में ऐसे एंगल हो सकती है। उसी तरह जब मैं आपके ये वेद वगैरह स्टडी वगैरह पुरातन स्टडीज में जब गया, तो मेरे को बहुत सी चीजें ऐसी लगी जो मैंने कभी सोची नहीं थी, और मतलब एक तरह का हॉरर जो कहते हैं ना आप, सोच बदल के रख देता है कई महीनों में।
तो वैसा कुछ हुआ, और इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब मुझे इस कहानी को बढ़ाना चाहिए, लिखना चाहिए। फिर एक धीरे धीरे कहानी बनती गई, उसके बारे में कुछ लिखा, फिर थोड़ा सोचा हमारे नहीं बेकार है, ये है वो है। फिर पूरी आउटलाइन तैयार करी, फिर पता पड़ा नहीं नहीं इसमें ये चीजें रह गई हैं, फिर से दोबारा किया। तो ये रिट्राई 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 कर करके धीरे धीरे करके ये एक पूरी कहानी बनी है अभी। और सर, आप इसको माइथो फिक्शन बोलते हैं, राइट? जो आप लिखते हैं उसको मिथोलॉजिकल फिक्शन आप बोलते हैं। तो हाउ वुड यू ड्रॉ ए डिस्टिंक्शन बिटवीन की दिस इज एंशियंट हिस्ट्री एंड दिस इज माइथोलॉजी? देखिए मैंने जो जो अपना लाइन ऑफ एक्शन रखा है स्टोरी में, वो ये है कि मैंने इवन व्हेन आई एम सेइंग कि मिथोलॉजिकल फिक्शन है, उसमें जो भी बातें मैंने कैरेक्टर्स के बारे में कही है, हिस्ट्री के बारे में कही है, उसका मैंने प्रॉपर प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है। तो जैसे मैंने उसमें कहा है कि जब द्रोणाचार्य की मौत हुई थी, जब युद्ध में लड़ते हुए मरे थे, जब उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए थे, तब उनकी एज 420 ईयर्स थी। 420 ईयर्स आज की डेट में बहुत बड़ी फिगर होती है। एंड इट इज सपोर्टेड बाय द रेफरेंसेस फ्रॉम महाभारत इटसेल्फ। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो मुझे लगा और जो लोगों को भी पसंद आया, और इस बारे में मैं कई इंटरव्यूज में बात कर चुका हूँ, कि जो नॉवल है इट्स अ ब्लेंड ऑफ मैथोलॉजी एंड हिस्ट्री। तो आप हिस्ट्री में जो थोड़े बहुत गैप आपको दिखे हैं, उस गैप में आपने अपनी कहानी लगाई है, और उसको ब्लेंड किया है आपने हिस्ट्रिकल मैथोलॉजिकल जो आपके रेफरेंसेस हैं उनके साथ। आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे कोई मूवी है, उसमें लिखा गया है कि भाई 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। उसके एक साल के बाद पार्टीशन हुआ, वो पार्टीशन में जो भी तबाही मची थी, इतना नरसंहार हुआ, ये सब हुआ, उसके बीच में आपने एक कहानी लगा दी अपनी। तो आपने वो रेफरेंसेस भी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस यूज करे, हाँ भाई फलाने कैरेक्टर ने ये कहा था, और इस कैरेक्टर ने ये कहा था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। और बीच में आपने अपनी कहानी भी लगाते कि हाँ उसके बदौलत, उन उन कैरेक्टर्स की बदौलत, उनके एक्शन की बदौलत, इन कैरेक्टर्स पे क्या, जो आपकी कहानी के कैरेक्टर्स उन पे क्या फर्क पड़ा हुआ है। तो इस तरह से मेरी जो कहानी है, जो भी आप अपनी पूरी जो महाभारत आधारित पौराणिक रहस्य 5 पार्ट्स में है, वो मैथोलॉजी और हिस्ट्री के बीच में कहीं पर आती है। इट्स नॉट प्रॉपर ओके। मैथोलॉजी, इट्स नॉट प्रॉपर हिस्ट्री, उसके बीच में कहीं पर आती है। सर, आपने कुछ देर पहले मेंशन किया था कि जो महाभारत हमें पता है, जिस महाभारत के बारे में हम जानते हैं, और जो एक्चुअल महाभारत है जो वेद व्यास जी ने लिखा था, वो काफी डिफरेंस है उन दोनों महाभारत में। हम्म। उसके बारे में कुछ बताइए सर, क्या क्या आपको लगता है कि डिफरेंस नजर आया है आपके पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपने वो पढ़ी है ओरिजिनल हम्म। महाभारत। तो उसके बारे देखिए में कुछ मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा अंकित जी कि आप मेरा पर्सपेक्टिव मत पूछिए, आप खुद ही पढ़िए बताइए। क्योंकि वो इस तरह से लिखी गई है कि आप जिस पर्सपेक्टिव से, जिस माइंडसेट से पढ़ेंगे, आपको उसमें वही दिखेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा जो पर्सपेक्टिव ओरिजिनल था, वो सबसे पहला मेरे ख्याल से सभी लोगों का जो महाभारत के बारे में बहुत से लोग हैं जो कि उस सीरियल से इंस्पायर हुए थे, उन्होंने उसके बारे में देखा था, उसके बारे में जाना था, काफी कैरेक्टर्स थे ये वो, उसमें भी बहुत सी चीजें ऐसी थी जो कि ओरिजिनल महाभारत में नहीं है। ओके। तो वो जो एक माइंडसेट हमारा सेट हो गया था ना कि कृष्ण जी हाँ। ऐसे होंगे, कृष्ण ऐसे होंगे, फलाना होंगे, इसके बाद ऐसा हुआ। और वो महाभारत की लड़ाई का सबसे बड़ा कारण था, वो द्रौपदी ने कहा कि अंधे के पुत्र अंधा होता है। ये बी आर चोपड़ा जी की महाभारत में भी दिखाया गया था ये सीन, कि दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ में उनके आते हैं, तब वो एक फर्श को, मायावी फर्श होता है, उसको असली समझते हैं, वहां पे गिर जाते हैं। या एक सरोवर जैसा होता है, वो असली लगता है, लेकिन वहां पे फर्श नहीं होता है, वो गिर जाते हैं, और फिर वो द्रौपदी जी हंसती हैं, सब लोग नौकर नौकरानी हंसते हैं, और वो हाँ। कहती हैं द्रौपदी, यहाँ अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। और और वहीं से सारा कई जगह शुरुआत मैंने होता पढ़ा है। कि भाई और वहीं से हाँ। सारी शुरुआत में मतलब जो हुआ है कि बेसिकली हाँ हाँ। वो दैट वन वाक्य, एक सेंटेंस जो था, उसने सारी महाभारत रची है, इसलिए लोगों को ब्ला 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 ये वो। महाभारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप गीता प्रेस की महाभारत उठा के देखेंगे, दुर्योधन गिरे थे, भीम आए, भीम ने उनको उठाया, भाई थोड़ा ध्यान से चलो, यहाँ पर आप नए आए हो, बस इतना कह के बात खत्म हो गई थी। और जब फिर दुर्योधन वापस जाते हैं हस्तिनापुर, वहां पर बोलते हैं कि मामा मैं तो मतलब बहुत ज्यादा उनकी हालत ऐसी हो जाती है, बिल्कुल रुआंसे टाइप, और बिल्कुल बिल्कुल। तो मामा पूछते हैं उनके शकुनी मामा, बेटा क्या हुआ, क्यों तुम इतने वो, बोलते मैं तो उनका वैभव देख करके है ना, मतलब मेरे को नींद नहीं आ रही है, इतने पैसे हो गए, ये हो गया है, ये धन दान हो गए उनके, और उन्होंने क्या अपना वो बनाया, मैं तो उनके सामने कहीं नहीं टिकता हूँ, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। तो वो वहां से फिर उन्होंने मामा जी उन्होंने उनको ज्ञान दिया, उसके बाद फिर वो अच्छा। जुए का वो हुआ है।
बहुत सी चीजें ऐसी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मतलब मुझे लगा कि हाँ मैं गलत समझ रहा था, ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब मुझे बहुत पहले पता होना चाहिए था। और उसके बारे में मैं आज देखता हूँ कि लोग वक्त डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो मैं चुप होके चुपचाप साइड में हो जाता हूँ कि ठीक है भाई, आपका सच है, मेरा सच है। और यही हाँ यही बात महाभारत से मैंने सीखी सबसे बड़ी, कि हर इस दुनिया में हर व्यक्ति का अपना एक सच होता है। इसलिए जब कोई मुझसे पूछता है कि महाभारत पढ़ी आपने, उसमें क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, मैं कहता हूँ भाई आप खुद पढ़ लीजिए, हाँ क्योंकि आपको उसमें बहुत सी चीजें जो मुझे अच्छी लगी आपको अच्छी नहीं लगेंगी। आप कहेंगे कि ये क्या पढ़ रहे हो, और बहुत सी चीजें आपको जो मुझे बुरी लगी हैं वो आपको बुरी लगे अच्छी लग सकती हैं। तो महाभारत में सबके लिए सब कुछ है। और अगर आप जानना चाहेंगे तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि डायरेक्टली आपकी लाइफ के साथ लिंक करता है। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसमें घटित हो चुका है, मतलब मैंने इस हद तक महसूस किया था उसमें। और काफी पॉजिटिव बुक है, काफी काफी पॉजिटिव बुक है। और मतलब मुझे अफसोस हुआ कि मतलब ये किताब मैंने बचपन में क्यों नहीं पढ़ी। भले ही इसको कहानी की तरह पढ़ता, या भले ही इसको हिस्ट्री की तरह पढ़ता, भले ही इसको ग्रंथ की तरह पढ़ता, बट रामायण और महाभारत दो किताबें ऐसी, दो ग्रंथ ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि हर किसी को कॉलेज में ज्वाइन करने से पहले अगर पढ़ ले, जिंदगी इसकी सुधर जाएगी। बहुत सी गलतियां करी मैंने जो कि शायद वो पढ़ने के बाद मैं नहीं करता, और मुझे इस बात का अफसोस रहेगा। ये काफी बड़ी बात आपने बोल दी फिर, कि हर किसी को पढ़नी चाहिए कॉलेज से पहले। और ठीक है बिल्कुल, सर। मैं तो कहता हूँ। और जी। जी। और महाभारत की बात हो ही रही है सर, तो मैंने आपको कहीं सुना था ये बोलते हुए कि जो, जैसे कि वेद व्यास ने कुछ बोला था कि अगर कोई चीज महाभारत में नहीं है तो कहीं बाहर भी आपको नहीं मिलेगी, और अगर आपने महाभारत पढ़ ली तो आप समझे हम्म। सब कुछ आप पढ़ लिए। इवन आपने ये मेंशन भी किया था कि देखिए आपको यही रामायण यही भी मिली थी यही महाभारत में। यही जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो पहली चीज तो ये है कि इसी इसी बात के मैं बोल रहा हूँ कि आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना फर्क है कहने में और पढ़ने में। पहली चीज तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे करेक्ट कर दूं। मैंने जी। जो लिखा या जो भी कहा है उसका अर्थ जो है वो ऐसा है कि इस पृथ्वी पर ऐसी कोई कथा नहीं है, इस पृथ्वी पर ओके। ऐसी कोई कथा नहीं है जो महाभारत का आश्रय लिए बिना प्रकट हुई हो। ओके, ओके। तो सारी और कहानियों का यहाँ पर इंस्पिरेशन एक मिनट, महाभारत। जी जी जी। एक मिनट मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि आप कंटेक्स्ट पढ़िए, पकड़ेंगे तब आपको समझ में आएगी बात। अब हाँ, इसका मतलब जैसे आपने कहा कि कोई कहानी ऐसी नहीं है जो महाभारत के बिना, हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है वेद व्यास जी कि धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष, इसके बारे में जो भी महाभारत में कहा गया है वो सभी जगह है। जो दुनिया में है वो उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। ठीक है। लेकिन इनके बारे में जो यहाँ नहीं लिखा है वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। वाह। ठीक है। तो अब जब दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, और आप पहले वाला जो रेफरेंस है मेरा 2.2.45 आदि पर्व के अध्याय 2.45, आप रेफरेंस भी लिख सकते हैं चाहे तो, और स्वर्गारोहण पर्व में 5.50। और ये मुझे इसलिए याद है कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, 2.45 और 5.50, तो इसलिए मुझे याद रहते हैं रेफरेंसेस। तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ऐसी कोई कहानी नहीं है जो इसके आश्रय लेने के, मतलब आप कोई भी कहानी पकड़ लीजिए, कोई भी बड़ी कहानी पकड़ लीजिए, कोई भी छोटी कहानी पकड़ लीजिए, आपको उसका पैरेलल्स इसमें दिख जाएंगे। ये नहीं कि एग्जैक्टली वैसे ही दिखाइए, आप पैरेलल्स हम्म। दिख जाएंगे। ठीक है। नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन विच इज अबाउट रामायण। हाँ, अगर आपने महाभारत पढ़ ली है तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं आपने रामायण भी पढ़ ली है, क्योंकि महाभारत के अंदर रामायण है। और इसका एक और रीजन जो मुझे बाद में बहुत देर में समझ में आया, हम महाभारत को हिस्ट्री मानते हैं, हम्म। और हिस्ट्री का मतलब होता है जो पहले हो चुका है वो भी होगा। करेक्ट। हाँ रामायण पहले हो चुकी थी महाभारत से पहले, हाँ। तो रामायण होनी ही चाहिए थी उसमें। अगर रामायण नहीं यार। होती तो मैं कहता कि नहीं ये चीज अलग है वो चीज अलग है, बट हम्म। रामायण उसके अंदर है, इसका मतलब वो वाकई में आपकी हिस्ट्री बता रहे हैं। त्रेता युग में क्या हाँ। हुआ, सतयुग में क्या हुआ, द्वापर युग में क्या हुआ, और यहाँ तक कि उन्होंने आगे वाले वक्त का भी बताया हुआ है कि कलयुग में क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा वो भी बताया हुआ है। अच्छा, उसके बारे में बात कर सकते हैं सर, मुझे नहीं, इंटरेस्टिंग बहुत लग रहा है कि नहीं उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा वो। और ओह अच्छा। उसके काफ़ी रेफरेंसेस हैं, काफ़ी मतलब संभाल के आपको निकालने पड़ेंगे, अदरवाइज
जैसे मैंने अभी 2 श्लोक का एग्जाम्पल दिया है, आप एक श्लोक को जी। पकड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मतलब आप कुछ का कुछ मतलब निकालेंगे, बट पूरा पढ़ेंगे, उनको कनेक्ट करेंगे आप, तब आपका आज समझ में आएगा और उनका ओके। पूरा रेफरेंसेस समझ में आएगा आपको। ओके सर, आपने ये किताब हिंदी में क्यों लिखी? आपने पूछा था कि ये मैंने हिंदी में क्यों लिखना पसंद किया है जी। इसको। अगर मैंने इंग्लिश में लिखा होता तो क्या आप ये सवाल पूछते कि आपने इंग्लिश में क्यों लिखा? नहीं सर। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, हालांकि ऑन अ लाइटर नोट, कि हिंदी में क्यों लिखी गई, इंग्लिश में क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि आज के ऑथर्स प्रीफर करते हैं इंग्लिश में लिखना, क्योंकि अगर जो ऑथर होते हैं वो भी चाहते हैं कि जो मेरा काम है वाइड ऑडियंस तक पहुंचे। हम्म। और जो हम मतलब इंडिया में जो रीडर्स है फिलहाल, फिर अभी के टाइम पे, वो प्रीफर करते हैं कि इंग्लिश से शुरुआत किया जाए पढ़ने के लिए। क्योंकि एक तो बहुत सारे रीडर्स हैं नहीं अभी फिलहाल, बहुत सारे लोग किताबों में इंटरेस्टेड होते नहीं है। जो हम्म। हमारे दादा और पापा वाले एज ग्रुप के थे, वो तो हम्म। रामायण और यही सब किताबें पढ़ते हैं। हम्म। और जो हमारे एज ग्रुप के, मैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में देखता हूँ कोई भी हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते। तो इसलिए ये थोड़ा ये लगा कि मार्केटिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी देखे तो कहीं ना कहीं ये ऑडियंस को ये कर रहा है, शॉर्ट कर दे रहा है, आपके आपके रीच को थोड़ा कम कर दे रहा है। तो ये काफी आपकी, मुझे ये जानना था कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे हिंदी में ये किताब लिखनी है। ओके, सो मैंने एक्चुअली में इंग्लिश में लिखना शुरू किया था, ओके। बट मेरे ख्याल से शायद आह्वान का ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट भी कर लिया था फर्स्ट पार्ट का, बट मुझे उसमें वो कनेक्टिविटी नहीं दिखी जो मैं चाहता था कैरेक्टर्स के बीच में, या आपके मतलब जो रीडर्स हैं उनके साथ आपके जो कनेक्ट बनाना चाहता था मैं, वो नहीं बन पा रहा था उसमें। और उसमें जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन हाँ, जो एक अपना टच आता है ना हिंदी का, हम्म। वो इंग्लिश में नहीं आ रहा था, पूरी कोशिश करने के बाद भी नहीं आ रहा था। दूसरी चीज जो मुझे खटक रही थी बार बार, वो ये खटक रही थी कि कृष्ण को कृष्ण कहना चाहता था मैं, अच्छा। लॉर्ड कृष्ण नहीं कहना चाहता था, ना कि लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड का मतलब होता है मैं भी एक लैंड लॉर्ड हूँ, अगर मेरे पास जमीन है तो मैं लैंड का लॉर्ड हूँ, तो क्या मैं कृष्ण के बगल बराबर हो गया? नहीं। बिल्कुल। तो ये जो एक तरह का आई वुड से कि एक गलत मैपिंग हायरार्की। जो हुई है, मैपिंग हुई है कि हाँ लॉर्ड ओके। कृष्ण, लॉर्ड रामा, रामा, राम और रामा मतलब कृष्ण और कृष्णा। तो ये मुझे खटक रहा था। दूसरी चीज और भी जो मैं आपको बता दूं, और मैंने कई बार लोगों को करेक्ट किया है, हरे कृष्ण होता है, हरे कृष्णा नहीं होता है। प्लीज कभी भी कृष्णा मत बोलिए अनलेस आप द्रौपदी को याद करना चाहते हो। अच्छा, ये क्या है? द्रौपदी कृष्णा तो फिर। द्रौपदी का नाम है, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का नाम है। ओके, कृष्णा बहुत फर्क द्रौपदी है। का नाम है? हाँ। ये तो मुझे भी नहीं पता था सर, मैं भी देखिए गलत ही आप, बोल रहा था आज हाँ, तक। तो ये कृष्णा नहीं है। कृष्णा आपका जो, अगर आप जहाँ तक मेरे को पता है, आप डेफिनेटली द्रौपदी को बोलते हैं। और ये बात उन्होंने गीता उसमें भी कही है, महाभारत में भी कही है, और कई जगह और भी रेफरेंसेस दिया है। तो उस दिन के बाद से मुझे लगा कि नहीं भाई, आप यू कैन नॉट मैस विद द लैंग्वेज लाइक दिस, हम्म। एंड यू शुड नॉट मैस विद द लैंग्वेज लाइक दिस। और जहां तक अर्थ ही पूरा बदल जा रहा है तो फिर मैं उसका कोई आपसे मतलब नहीं है कि आप लिख एग्जैक्टली क्या रहे हो। एग्जैक्टली तो मतलब आप, मैं आप अगर इंग्लिश में लिखूंगा, मैं कृष्णा लिखूंगा, आप समझ जाओगे आई एम टॉकिंग अबाउट भगवान कृष्ण। जी। बट वो भगवान कृष्ण इन इंग्लिश वर्सेस भगवान श्री कृष्ण इन हिंदी, बहुत हाँ, फर्क है, बहुत बहुत फर्क फर्क है। है। तो फर्क क्या है? मतलब इंसान ही बदल जा रहे हैं, सब कुछ बदल गया। हाँ, फिर वो तो है ही नहीं जो हम बोल रहे। तो इस बारे में कई बार मेरी लोगों से बात हुई है, और मैंने उनको बोला भी कि भाई आप ये करेक्ट कीजिए, गलत है। जी। ठीक है, कई जगह कई टोन्स में आ लगा दिया जाता है अननेसरली, राम का रामा हम्म। हो गया, कृष्ण का कृष्णा हो गया, बट नहीं, नहीं करना चाहिए हमको ऐसा, गलत है वो। हाँ। बलराम का बलरामा हो गया है वो, तो लक्ष्मणा। लक्ष्मणा, पता नहीं क्यों, पता नहीं, ठीक है, एनीवेज। जी। तो इसलिए मुझे लगा कि हिंदी में लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें अगर एक आ का डंडा मैं लगाऊंगा तो मुझे पता है कि मैं द्रौपदी के बारे में बात कर रहा हूँ, या मैं रामा के बारे में बात कर रहा हूँ, राम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत फर्क है जी। दोनों में। हाँ, ठीक है सर। तो फिर ये महाभारत ही आपने बैकड्रॉप क्यों चुना अपने बुक के लिए?
और भी अदर स्क्रिप्चर से, तो महाभारत ही क्यों? पूरा कॉम्प्लेक्स है ये, पूरा कॉम्प्लेक्स है, महाभारत बहुत कॉम्प्लेक्स है। और इसमें आपको कॉम्प्लेक्स भी है, दूसरा वैरायटी भी बहुत मिलेगी आपको। तीसरी चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी महाभारत की, वो इसमें ये लगी कि अभी तक हम बहुत से लोगों को दोषी मानते हैं कि महाभारत का युद्ध इनकी वजह से हुआ, बट आप जब महाभारत पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अगर आप पॉश करके पूरा जो लिखा है वेद व्यास जी ने उसको पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा इनमें से कोई भी दोषी नहीं था। आप दुर्योधन को दोषी मानते हैं, दुर्योधन दोषी नहीं था। आप धृतराष्ट्र को दोषी मानते हैं, वो भी दोषी नहीं था। आप कृष्ण को दोषी मानते हैं, कृष्ण भगवान भी दोषी नहीं थे। आप चलिए हद से ज्यादा बहुत, जब सब पिट पिटा करके जब कोई आपको नहीं मिलता है तो आप कहते हैं भाई भीष्म पितामह इसके लिए हाँ। जिम्मेदार थे, वो भी जिम्मेदार नहीं थे। तो कोई जिम्मेदार नहीं था, फिर युद्ध कैसे हो गया और क्यों हो गया और क्यों इतने लोग मर गए? और ऐसे ऐसी ऐसी क्या खास चीज है उसमें जो सदियों से हमारे मन मस्तिष्क पर हावी है? भाई हम्म। महाभारत की अगर कहानी आप देखें तो क्या है भाई, दो भाइयों में प्रॉपर्टी की लड़ाई हुई, हाँ। बस उसमें एक जीत गया और बाकी सब खत्म हो गया, यही कहानी है। हाँ। लेकिन हाँ। वो क्यों इतनी हमारे जनमानस पे हावी है? क्योंकि उसमें आपको हर तरह का कैरेक्टर मिलेगा, हर तरह का कैरेक्टर मिलेगा। आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। और आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं ये नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये पापी है, यही दोषी है। बट आप, यही हमारी लाइफ है, कॉम्प्लेक्सिटी देखिए आप। अपने अपने कर्मों का फल आप कहते हो भाई दूसरों को मिल जा, अरे यार इसकी वजह से ऐसा हुआ, फलाने की वजह से ऐसा हुआ, या तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन घूम फिर कर क्या होता है अगर आप देखें तो, हाँ आप ये भी कह सकते हैं हाँ भाई मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मैं ही गलत था। और आप गलत नहीं हो, आप सही हो। आप जिस पात्र को आप कहोगे ना कि ये गलत था इसकी वजह से महाभारत हुआ, आप 100% सही हो। अगर आप कहोगे नहीं ये दोषी नहीं है, आप 100% सही हो। महाभारत से सबसे बड़ी चीज मैंने यही सीखी है कि आप जो सोचना चाहते हो, जो कहना चाहते हो, जो करना चाहते हो, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आप अपने आप का धर्म मान के चलते हो, आप उसको धर्म बना लेते हो। आपने कुछ हम्म। चीज मानी, आप उस पर काम करने लगे, कर्म आपने वैसे करे, फिर ये किया, फिर वो किया, ऊपर बढ़ते चले गए। आपकी बुद्धि वैसी हुई, आपकी इंद्रियां वैसी हुई, आपका मन वैसा हुआ, आपका सब चीजें वैसी हो गई, आप भगवान भी आपने वैसे ही मना लिए कि हाँ भाई जो भगवान मेरे को ऐसा करेगा वो मेरा भगवान है, जो ऐसा नहीं करेगा वो मेरा भगवान नहीं है। तो आपने पूरा धर्म अपना वैसा बना लिया, ये हम्म। आपका धर्म है। आप कहते हो धरती चपटी है, बिल्कुल सही कह रहे हो। आप कह रहे हो धरती गोल है, बिल्कुल सही कह रहे हो। आप कह रहे हो धरती चंद्रमा से दूर है, चंद्रमा सूरज में डूबा हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हो। बट ये जो सच है ये आपका सच है। आप प्लीज दूसरे पे थोपने की कोशिश मत करें, और यहीं से सारी प्रॉब्लम आती है। आपने हम्म। अगर मुझसे कहा कि नहीं सर धरती तो चपटी है, आप गलत बोल रहे हो, धरती गोल है, और आपकी हिम्मत कैसी हुई, और ये और वो, और जो कलेश शुरू हो जाएगा फिर। ओ भैया, मेरा मेरा सच ये है कि मुझे मालूम है कि ये ऐसा है, ठीक है, मैं बिल्कुल सही हूँ। बट मैं आपसे नहीं कह सकता कि अंकित जी धरती गोल है, आप भी वही मानिए। आप चपटी मान रहे हाँ। हैं, बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ा आगे जाके गिरेंगे, अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक ठीक है सर। मतलब फिर तो किसी से कोई बहस करने का कोई सवाल ही नहीं फिर होता कि चलो भाई आप ही सही हो, आप ही बिल्कुल ठीक सही हो। हो, बिल्कुल सही हो। मतलब मैंने बहस करना छोड़ दिया। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण थे नहीं थे, सबूत नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो यार, कोई सबूत नहीं है किसी चीज का। आपके जो होने का कोई मानना सबूत मान नहीं है भाई। लो। हाँ। ठीक है सर। तो फिर आपने अभी बात की धर्म के बारे में सर, कि वो हमारा धर्म है, आपका धर्म है। इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि धर्म, वो कौन से धर्म को मानते हैं, कैसे उस चीज को लेते हैं। तो धर्म को हम डिफाइन कैसे करेंगे? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है अंकित जी, आई थिंक इसमें कंप्लीट नहीं होगा, और मैं उतना अथॉरिटिव नहीं हूँ कि उस बारे में बता दूं। बट आप ये मान के चलते हैं कि ये कह सकते हैं बहुत सिंपल टर्म्स में कि आप जो भी मानते हैं, जो कर्म करते हैं, जैसा करते हैं, वो आपका धर्म है, बस और कुछ नहीं है। अब आपकी जो मान्यताएं हैं, मेरी जो मान्यताएं हैं, वो अगर सेम हो गई, हम दोनों का धर्म सेम हो गया। तीसरे का धर्म अलग हो गया क्योंकि वो अलग है। तो ये थोड़ा सा ना सब्जेक्टिव हो जाता है यहाँ पर, कि मेरे लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा है। भाई आप महाभारत में देखेंगे तो महाभारत में आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां तो आप भीष्म पितामह का धर्म अलग है, दुर्योधन का धर्म अलग है, कृष्ण का धर्म अलग हो गया, ठीक है, अर्जुन का, पांडवों का धर्म अलग हो गया है, ठीक है। उसके बाद कौरवों का धर्म अलग है, फलाने का धर्म अलग है, मेरा धर्म ये कहता है, द्रोणाचार्य का धर्म कहता है अलग कुछ कहता है, अश्वत्थामा का धर्म कुछ और कहता है। तो अब इतने सारे धर्म आपके, आप हाँ। किसको धर्म बोलोगे, किसको अधर्म बोलोगे? भाई जो हाँ। धर्म नहीं है वो अधर्म है, सीधी सी बात ये बात, तो किसका धर्म?
मेरा हाँ। धर्म या आपका धर्म, आपके धर्म के हिसाब से मेरा धर्म अधर्म है क्योंकि मैं आपकी जैसे नहीं मानता हूँ। वही बात आ गई कि भाई धरती चपटी है, मैं कह रहा हूँ धरती गोल है, भाई आप भी सही हो मैं भी सही हूँ। हम में से कोई हम्म। नहीं समझता कि धर्म होता क्या एक्चुअली में। आपको सुबह वही। खाना पसंद है, सुबह उठ के भगवान का भजन पसंद है, बिल्कुल सही है, ये आपका धर्म है। मेरे को सुबह उठ के भगवान का धर्म दर्शन करने, ये करना है, पूजा करनी है, मैं पूजा भी ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। सबसे अच्छी बात हिंदू धर्म में जो हमारी मान्यताओं का सेट है वो ये है कि भाई आप भगवान को जैसे भी पूजो, आपको स्वतंत्रता है। हम्म। आप कृष्ण भगवान को कम से कम 1000 नामों से पूछते होगे, बाल गोपाल बिल्कुल। हो गए, ये हो गया वो हो गया, कृष्ण भगवान हो गए, मेरे कहना हो गए, मेरे ये हो गए, मेरे वो हो गए। आप पूछते हो उनको, अपने तरीके से पूछते हो। हाँ। गाना भगवान को सुनाना है, उनको बच्चों की तरह सुनाना है, उनको उनको बच्चे की तरह ख्याल रखा जाएगा। कहीं पर आप बच्चे के रूप में नहीं पूछते उनको, आप बिल्कुल एक मेंटर की तरह पूछते हैं। कहीं पर आप उनको सखा की तरह पूछते हैं, जो भी आपका दुख हो रहा है आप उनसे बोल रहे हैं। कहीं पर आप बिल्कुल उनको भगवान की तरह पूछते हैं, भगवान इन द सेंस कि आप बिल्कुल डरते हैं उनसे। हम्म। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते इन सब चीजों के बारे में। तो दैट्स वाई मैं से कह रहा हूँ कि भाई ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इस बारे में अलग ही डिस्कशन हो जाएगा अभी। जी। और अगर सर, अगर भगवान कृष्ण को हम लोग भगवान ना माने महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो जितने चीजें उन्होंने की महाभारत में, कभी वो दिन कर देते थे, कभी रात कर देते थे, हम्म। तो आज अगर वही जगह पे कोई ह्यूमन होता, तो हम्म। क्या हम उसको भी उसी तरह से देखते? वह बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और इसका जवाब अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो आप पहला पार्ट आह्वान उठा लीजिए, जिसमें डॉक्टर वेदी ने, सॉरी डॉक्टर वर्मा ने कृष्ण भगवान का स्केच बनाया पूरा। ठीक है। और स्केच के हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि देखिए हम अगर इंसानों के तौर पर किसी चीज को अप्रोच करते हैं तो हमारा एक अप्रोच है। ठीक है। हम किसी को इम्पॉसिबल मानते हैं, किसी को पॉसिबल मानते हैं। ठीक। आप यही भगवान आपको बताना चाहते हैं, हर अवतार आपको यही बताना चाहता है कि भाई आप भी भगवान बनोगे, बन सकते हो, आप में शक्ति है। बट आप अपनी संभावनाओं को बना के बंद करके रखते हो। आप मुझे एक चीज बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कोई चीज नहीं थी वो जो नहीं कर सकते थे। हम्म। ठीक है। भगवान राम भी ऐसी कोई चीज नहीं थी जो कर सकते नहीं कर सकते थे। जी। ठीक है। रावण का वध उनके हाथों लिखा था। ठीक। हम्म। तो ऐसा क्यों नहीं हो गया कि भाई वो जैसे ही पैदा हुए वैसे ही के वैसे वो रावण के पास चले जाते, रावण गोदी में लेता, रावण मर जाता, खत्म काम। मतलब इतने लोगों का ये सब संहार हुआ, ये सब हुआ, महाभारत में भी ऐसा हुआ, वो सब नहीं होता। तो जी। क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो भी जब जन्म लेकर के धरती पर आए थे तो वो भी यहाँ के नियमों से बंधे थे। हम्म। ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसे काम करे जो कि यहाँ के नियमों के तहत बंद कर भी किए जा सकते थे, पर कोई कोशिश नहीं कर रहा था। हाँ। ठीक। अब जब ऐसे इम्पॉसिबल टास्क होते चले गए, काफी होते चले गए, तो डेफिनेटली लोगों को लगा कि हाँ भाई ये कोई चीज पहले। अच्छा बताइए, कृष्ण कृष्ण भगवान का अनाउंसमेंट बहुत पहले हो चुका था आने का। हाँ। ताल ठोक करके आए थे, मतलब वो कि भाई देवकी का 8वां पुत्र तेरा नाश करेगा हाँ। कंस। ठीक है। ना सकते। जी। उसके बाद भी कंस कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। नहीं। रावण त्रिलोक का ज्ञानी था, सारा ज्ञान था उसके पास। हम्म। ठीक। उसने वचन मांगा ब्रह्मा जी से, उसमें वचन में उन्होंने मनुष्य को ऐड करना भूल गए, मानव और वानर को ऐड करना भूल गए वो, कि हाँ भाई अब हाँ। तो गए। ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने उनको जब लाख समझाइश दी गई कि भाई ये राम से तुम्हारा वध होगा, ये होगा वो होगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है। नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी भाई? तुम तो इतने ज्ञानी थे, सब थे। ठीक। तो ये जो चीज आती है, ये जो डिस्टिंक्शन आता है, भगवान बार बार यही कहना चाहते हैं कि भाई तुम में मैं हूं, मैं हम्म। तुमसे अलग नहीं हूं। बट जब तुम मुझे पहचानोगे ही नहीं, जब तुम मुझे देखोगे ही नहीं, तो मैं भी तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। यही बात गीता में उन्होंने बोली है, ताल ठोक के बोली है उन्होंने। बोले इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मेरे लिए अप्राप्त है, यानी कि जिसको मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं कर्मों में ही वर्तता हूं, मतलब मैं फिर भी कर्म करता हूं। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो ये सारा संसार अकर्मणता को प्राप्त हो जाएगा। अकर्मणता मतलब चलो ठीक है भगवान, अरे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, हम्म। और मैं इस संसार को नष्ट और भ्रष्ट करने वाला बनूं। ये गीता में लिखा हुआ है उन्होंने। मतलब वो चाहे तो सब कुछ यूं कर सकते हैं, अरे क्या ये लो फटाफट,
बट फिर तुम क्या करोगे, हम क्या करेंगे? फिर तो हम बस ऐसे बैठे रहो, भगवान भूख लगी है, हेलो खाना लो, भगवान ये करा दो, ये लो, है ना? हम क्या करेंगे हाँ। फिर? हमारे होने का क्या फायदा है? हम किस लिए हैं? हम इसलिए हैं क्योंकि हम अपने कर्मों से धीरे धीरे बढ़ बढ़ के उस लेवल पर प्राप्त हो जाए, उस लेवल तक पहुंच सके जब हम अपने आप को कह सके, हाँ प्रभु, आज आपकी जो सारी बातें थी वो मुझे समझ में आ गई और मैं उसको अपने डेली के जो रूटीन है उनमें ला चुका हूँ। और ये इसीलिए उनको अवतार लेना पड़ता है बार बार, इसीलिए अवतार लेना पड़ता है। तो ये ये काफी। पूरी फिलॉसफी जो है, ये मुझे, अगेन मैं फिर वही कह रहा हूँ आपसे, शिव भगवान भैया ओहो बहुत पावरफुल, नो डाउट पावरफुल है। विष्णु भगवान नो डाउट पावरफुल है। भाई जो पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकता है, सृष्टि को बना सकता है, उसके लिए आप कौन हो यार? उसके कुछ भी सामने आप नहीं। कौन हो? लेकिन वो आए, मनुष्य के रूप में आए, सारे कष्ट सहे। कृष्ण भगवान के जीवन में, आप कहते हो भगवान थे, ठीक है भगवान है माना, कौन सा ऐसा कष्ट है जो उन्होंने नहीं झेला हो, ये बता दीजिए आप। हम्म। बचपन से लेकर के जब तक उनका यहाँ से प्रस्थान नहीं हो गया, तब तक वो जिंदगी भर युद्ध लड़ते रहे, जिंदगी भर। हाँ। ठीक है, मथुरा में 18 बार जरासंध ने अटैक किया, उससे पहले कंस से भिड़ रहे थे, उससे पहले वो देव अपने माँ बाप के लिए रो रहे थे बेचारे। ठीक है, पैदा होते ही वो उनके राक्षस आने लगे थे उनको मारने के लिए। हम्म। ठीक है, उसके बाद जैसे तैसे वहां से निपटे, तो ये पांडवों के षड्यंत्र शुरू हो गए, इनके षड्यंत्र शुरू हो गए, उनके षड्यंत्र शुरू हो गए, इधर नाग लड़ रहे हैं अलग, इधर ये पॉलिटिक्स चल रही है, उधर वो पॉलिटिक्स चल रही है। तो ये जो कहानी में आपको ये पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल, इसका समागमिशन मिलेगा आपको। विल गेट एन अमालगेशन ऑफ दैट, विच मीन्स के अभी तक हम लोग महाभारत को सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में देख रहे थे, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उसके आसपास क्या हो रहा है वो तो हमने देखा ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं। हम्म। पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था, जरासंध से क्यों लड़ाई हो रही थी, क्यों लड़ रहे थे, और जरासंध इतना पावरफुल था, वो भगवान कृष्ण कह रहे थे कि अगर ये जिंदा होता तो मुझे महाभारत युद्ध में खुद हथियार लेकर लड़ना पड़ता सिर्फ जरासंध के लिए, इतना पावरफुल था जरासंध, आप सोचिए। तो वो जो जरासंध की। जी। महाभारत का युद्ध हुआ, उसकी कृष्ण शुरुआत से तैयारी कर रहे थे, कंस को मारा, फिर इसको मारा, फिर जरासंध को खत्म करवाया। तो अब आप सोचिए युद्ध कब शुरू हुआ? युद्ध तब से शुरू हो युद्ध गया तो था। उनके जन्म से ही शुरू हो गया है, उनके जन्म से भी पहले का कह लेते। हाँ। ये फर्क आपको जब दिखेगा तब आप समझेंगे कि उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं कृष्ण ने, मैं सिर्फ कृष्ण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उनको इंसान के तौर पर देख रहा हूँ अभी। हम्म। कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण बनने के लिए इस दौरान जो जिंदगी जी है, वो बकायदा सोच समझे, ये स्टेप लेना है, ये करना है, इसको खत्म करना है, इसको लड़ाई करनी है, इससे संधि करनी है, इससे ये करनी है, एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर लिए थे। हम्म। इवन पांडवों से उनकी जो संधि हुई थी, पांडवों की तरफ जो उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था दुर्योधन के विरुद्ध, वो भी एक तरह का पॉलिटिकल मूव था। तो ये बात अब आप अगर ये देखेंगे महाभारत में कि अब आप एकदम से स्पिरिचुअल लेवल से एकदम से पैरेलल ट्रैक पर आकर के फिर एकदम पॉलिटिकल उसमें आ गए डिलेमा में कि किसको क्या सेट करना है, कैसे करना है ताकि मुझे फायदा हो। और एक बात और उन्होंने जो मुझे बहुत बहुत चौंकाया था, उन्होंने, अभी तक हम ये समझ रहे थे कि भाई पांडव इतने पावरफुल थे भाई कि किसी को भी खत्म कर सकते थे, ये मतलब लड़ाई में, मतलब 5 पांडवों ने 100 कौरवों को खत्म कर दिया, भीष्म पितामह को खत्म कर दिया, दुष्योधन को खत्म, इसको खत्म कर दिया, उसको खत्म कर दिया, सारे मतलब पावरफुल बंदों को खत्म कर दिया। बट एट द एंड ऑफ द वॉर श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मेरे बिना पांडव ये युद्ध नहीं जीत सकते थे। इनफैक्ट युद्ध जीतना तो छोड़ो, इनमें से एक भी महायोद्धा को परास्त नहीं कर सकते थे पांडव। अब आप सोच लीजिए पांडव कितने, मतलब जो जो कौरवों के जो सेनापति थे वो कितने स्ट्रांग होते थे उस टाइम, कितने हम्म। स्ट्रांग थे सॉरी। और पांडवों के पास सब कुछ, मतलब भगवान के पुत्र होने के बावजूद, देवताओं के पुत्र होने के बावजूद इतनी शक्ति नहीं थी कि उनको हरा सके, एक को भी, अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो। हाँ।
और हम जब पढ़ते, मोस्टली पढ़ते तो बहुत कम लोग हैं महाभारत और रामायण, मोस्टली जो हम लोग देखते हैं उसी से हम लोग परसेप्शन बना लेते हैं महाभारत का, रामायण का। और उसमें भी जो स्टोरी टेलिंग है वो काफी ही लीनियर है। वो एक, बस एक एक सर्टेन चीज को डिलीवर किया जाता है कि कृष्ण है या फिर महाभारत है, तो उसमें बस कि लड़ाई कैसे हुआ वहां से शुरुआत ही उसी उसका होता है। लेकिन हम लोग ये नहीं देख पाते कि उसके अंडरनीथ क्या चल रहा होता है, कि पॉलिटिकली कैसे सोच रहे थे भगवान, या फिर अ, उस चीज को वो मैनिपुलेट, गलत वर्ड होगा मे बी, स्टेज कैसे कर रहे थे उस चीज को जो होने वाला है फ्यूचर में। और ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपने बातें की ये वाली। तो ये मेरा भी पर्सपेक्टिव में थोड़ा ये शिफ्ट है कि ओके, अगले बार मैं जब कुछ ऐसा देखूं तो मैं उस चीज पे भी ध्यान दूं, ना कि बस एक सर्टेन बीट को फॉलो करते चला जाऊं। थैंक यू। अब जी सर। फिर सर, आपने महाभारत पढ़ी और आपने जो किताबें पढ़ी, आपने अंदर अपने अंदर भी काफी चेंजेस देखी होगी ओवर द पीरियड, लिखते टाइम भी, क्योंकि कुछ चीजें आपने पढ़ते टाइम चेंजेस फील की होंगी आपने, कुछ लिखते टाइम, क्योंकि होता है ना कि कुछ चीजें ट्रिगर होती है जब आप पढ़ते हो, कुछ ट्रिगर होती है जब आप लिखते हो, हम्म। राइट? तो वो अपने आप आपका क्या बदलाव आया था उस पूरी जर्नी में? देखिए, बदलाव तो बहुत कुछ ऐसा भी आया है इसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ शब्दों में। बट ओके। अगर एक थीम के तौर पे देखेंगे तो आप सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रोस्पेक्टिव जो है मेरा वो काफ़ी चेंज हो गया है, ब्रॉडन हो गया है। मतलब 1+1 = 2 हम लोग को जो आदत पड़ी है देखने की, वो जरूरी नहीं कि वही हो। हम्म। दूसरी चीज जो आई है वो कल्चरल सेंसिटिविटी काफी बढ़ी है इस बार में। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, कृष्ण और कृष्णा में फर्क है। हाँ। ठीक है। इसके बाद सिंबॉलिज्म महाभारत में और जो रामायण में बहुत यूज किया गया, बहुत अच्छे से यूज किया गया है। ठीक है। सिंबॉलिज्म इन द सेंस के कई चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली नहीं बताई हैं। इनफैक्ट महाभारत की एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ जिसने मुझे सालों तक चकराया था। इनफैक्ट कि उसमें जब वो बताते हैं कि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी, मतलब महाभारत बोल रहे थे और गणेश जी व्यास लिख रहे थे। तो वेद व्यास जी ने बोला कि मुझे, मतलब गणेश जी ने उनसे शर्त रखी थी कि भाई आप है ना मुझे कंटिन्यूस बोलते चलिए आएगा, आप रुकिएगा मत, अगर आप रुके तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, छोड़ दूंगा, ऐसा करके कुछ उन्होंने बोला था। तो हाँ। वेद व्यास जी थोड़ा सोच में पड़ गए, उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है ऐसा है, बट तुम कुछ भी ऐसा मत लिखना, बिना सोचे कुछ मत लिखना, गणेश जी से हम्म। उन्होंने कहा था। अब वो वेद व्यास जी जो बताते थे वाक्य से, श्लोक सॉरी, श्लोक जो बोलते थे वो उनके अर्थ कई निकलते थे। तो गणेश जी को थोड़ा सा रुक के सोचना पड़ता था, फिर वो श्लोक लिखते थे, तो उससे व्यास जी को टाइम मिल जाता था। बट उसमें इससे जो बात निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि उसमें महाभारत में ऐसे ऐसे श्लोक हैं जिनके अर्थ कभी कोई समझ नहीं सकता शायद, या बहुत डीप रिसर्च या बहुत स्पिरिचुअल उसके अंडरस्टैंडिंग जब आप जाएंगे, सिंबॉलिज्म की किस तरह से सिंबल यूज करते हैं हम लोग एक कल्चर में या एक नैरेटिव को सेट करने के लिए, जब आपके पास पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप उनको यूज कर सकते हैं, तभी आप उनको समझ सकते हैं। दूसरी एक जो बहुत अच्छी बात मुझे दिखी है सभी ग्रंथों में, चाहे आप रामायण लीजिए, महाभारत लीजिए, या कोई और भी उठा लीजिए आप, इसमें एथिकल और मोरल डिलेमा जो होता है उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है, बहुत अच्छे से। हम्म। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपकी भगवत गीता ही है। भाई आप देख लिए, एक योद्धा जिसका काम है लड़ना, वो अर्जुन, वो युद्ध के टाइम पे भगवान से कह रहा है, भगवान मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं, ये तो मेरे परिजन हैं, ये हैं वो हैं। और हाँ। इसमें इसके जो नैरेटिव है वो इतना ज्यादा मोरल, इसका जो पूरा डिस्कशन है, मतलब गीता का तो अगर बात ही करना आप एक अलग ही सब्जेक्ट हो जाता है अपने आप में, अपने आप ही एक, हर सेंटेंस में, हर वाक्य में, हर श्लोक में एक अलग मतलब निकलता है जिसमें आपको मोरल और एथिकल थीम्स मिलती हैं। जी। ये काफी मतलब मेरे लिए इंटरेस्टिंग रहा कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उनको धार्मिक रूप से पढ़ना चाहें तभी पढ़ेंगे, मतलब आप उनको पढ़ रहे हैं तो धार्मिक हो रहे, नहीं, आप पढ़िए उनको, आप पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि क्रिएटिविटी किसको कहते हैं। कई बार उसमें ऐसे ऐसे श्लोक लिखे हैं, ऐसे ऐसे अच्छे से तरीके से उन्होंने, वेद व्यास जी ने बोला है, जिसको मुझे लगता है कि कितने क्रिएटिव तरीके से उन्होंने बोला है, कितने एनालाइज किस तरह से किया हुआ है। आप महाभारत पढ़ेंगे, आप महाभारत में वो
एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, और वो गालियां अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कितना सुंदर बोल रहे हैं, प्लीज बोलते रहिए, मतलब कानों में शहद घुल रहा है, इस तरह से लगेगा आपको। हे दुष्ट ठहर, मैं तुझे अभी मारूंगा। और हाँ। उसके बाद भागता कहाँ है निराधम, रुक जा। और आपको लगेगा ये क्या है, मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है म्यूजिक टाइप का, मतलब आजकल आजकल जो हम लोग कहते हैं और जो बातचीत कर रहे हैं, कितना ज्यादा हमारा फर्क पड़ गया है। और हम्म। कंपैरेटिव एनालिसिस किस तरह से हो रहा है, मतलब महाभारत जब मैंने पढ़ी तो मेरा इंटरेस्ट, और जो ग्रंथ हैं श्री हरवंश पुराण, वो भी मैंने हरिवंश पर्व था वो भी पढ़ा मैंने। इसके बाद ये विष्णु पुराण का रेफरेंसेस उसमें कई बार आए, शिव पुराण के रेफरेंसेस कई बार आए हैं। और बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं जो जिनके बारे में मतलब मैंने सिर्फ नाम सुने थे, कि मुझे लगा नहीं था मैं कभी पढ़ूंगा इनको जिंदगी में अपने, वो मैंने पढ़े। और उसके बाद आप एक एक बोलते हैं नॉलेज ट्रायंगुलेशन, इंफॉर्मेशन ट्रायंगुलेशन प्रोसेस, उसमें हिसाब से क्या है, जैसे आपने कुछ अगर बात कही, जैसे मैंने कहा कि 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, आप मेरी बात मत मानिए, किसी और से भी पूछिए, कहीं और रेफरेंसेस लीजिए। और जब आपको ऐसे परफेक्ट एग्जांपल्स मिल जाए कि हाँ भाई हाँ 1947 में ही भारत आज़ाद हुआ था, मतलब आप सही कह रहे हो सौरभ जी। तो जब उन्होंने कहा कि भाई नहीं, कृष्ण के इतने अवतार हो चुके हैं, कृष्ण आठवां अवतार, वो आठवां पुत्र था देवकी का, और ये अवतार इतने हो चुके हैं, ये ऐसा होगा, तो ये कहीं ना कहीं और भी लिखा होगा, महाभारत तो हिस्ट्री है, हम्म। बाकी ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। नाग गरुड़ का युद्ध हुआ, नाग ऐसे थे, उनकी लड़ाई क्यों हुई, उनका ऐसा क्यों हुआ, उनके वो विषैले क्यों हो गए, उनका गरुड़ से क्या लड़ाई चल रही है, महाभारत में लिखी हुई है। बट कहीं और भी होनी चाहिए, अगर हिस्ट्री है तो है। मतलब आप दो रेफरेंस तो गलत नहीं होंगे ना। एक एक राइटर ने लिखा है आपका आ, अलग युग में लिखी हुई स्टोरी है, रामायण अलग युग में लिखी हुई स्टोरी हम्म। मतलब ग्रंथ है, महाभारत हम्म। अलग युग में लिखा हुआ, लेकिन दोनों में एक ही बात कही हुई है, कैसे कही गई है भाई, अगर वो होती नहीं तो ये मतलब थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा क्या काफी विश्वास मेरा उनको बताया कि ये ऐसा नहीं है कि किसी ने बैठे और फिक्शन लिख दी, मारा व्यास जी ने 3 साल में लिखी है, मतलब और ये हमें जो मिली है वो सिर्फ 1 लाख श्लोक मिले। अब सोचिए आप, 60 लाख श्लोकों में से सिर्फ 1 लाख श्लोक पृथ्वीलोक में मिले हैं हमको। उसमें से भी कितने गड़बड़ है कितने सही हैं, ये एक अलग डिस्कशन हो सकता है इस पे। बट 60 लाख श्लोकों में से सिर्फ 1 लाख श्लोक हमें मिले हैं, और जिन्होंने हमको चौंका दिया है, मतलब जिनके बारे में हम पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं, जिनके दम पर हम पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। सोचिए बाकी के जो मिल जाएंगे उनके उनमें क्या क्या नहीं होगा। तो बाकी श्लोकों के साथ क्या हुआ सर? बाकी श्लोक अलग लोकों में, मतलब पृथ्वी लोक है, देवलोक में प्रचलित हुए, कुछ स्वर्ग लोक में प्रचलित हुए, तो इस तरह से उनका कैटेगराइजेशन किया। बट पृथ्वी लोक में कुल मिलाकर 1 लाख श्लोक ही आए और वो 1 लाख श्लोक भी हम लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं पढ़ने में, कुछ लोग अच्छी स्पीड रहती है पढ़ लेते हैं। बट हाँ। व्यास जी ने 60 लाख श्लोक तीन तीन साल के अंदर लिख दिए थे, मतलब गणेश जी के सहयोग से ऑफ कोर्स। हम्म। ओके सर, ये बहुत ही, आपके जवाब बहुत ही खूबसूरत है सर। और फिर अगला सवाल होगा सर कि ये हिस्टोरिकल माइथो फिक्शन, अब मैं इसको बोलूंगा जो आपने लिखा है, ठीक है? तो और इस, जब आप ये सब्जेक्ट उठाते हो जहाँ पे हिस्ट्री है, माइथो है, और उसके बीच में आप एक स्टोरी को डालते हैं, उसको नरेट करते हैं, तो खासकर हिस्ट्री को लेकर के या फिर माइथोलॉजी को लेकर के देयर इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू हैव टू डिलीवर इट राइट, क्योंकि हम्म। आ, लोगों को ये चीज अजीब भी लग सकता है, हर्ट भी कर सकता है। तो हम्म। उस चीज को आपने कैसे हैंडल किया था लिखते टाइम? ये थोड़ा मेरे लिए उतार चढ़ाव वाला पीरियड रहा था डेफिनेटली। एंड मतलब ऐसा नहीं है कि रिसर्च करी फिर लिखना शुरू किया, फिर लिखा और फिर रिसर्च फिर बाद में चेंज किया, ऐसा नहीं है। रिसर्च करी, लिखा, फिर लिखता चला गया, फिर पता पड़ा नहीं यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो उसका मुझे कुछ और रेफरेंस चाहिए होंगे, फिर वो रेफरेंस निकाले, उसके बाद पता पड़ा नहीं यार अगर ये रेफरेंस सही है तो वो मेरी पहली वाली स्टोरी गलत है, तो वो उसमें फिर उधेड़ बुन चलती रही कंटिन्यूअसली। तो ये पांचों किताबें वो आप कह सकते हैं एक साथ लिखी गई हैं, अलग अलग नहीं लिखी गई हैं वो। किसी का पहला पार्ट पहली बुक का 5 चैप्टर कंप्लीट होगा, उससे रिलेटेड चौथे पार्ट में रेफरेंस जाना है तो वो चौथे पार्ट के चला गया, फिर तीसरे पार्ट में जाना है उसका रेफरेंस, अच्छा ये इसमें यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ये अगर इसको यहाँ पर अभी इस कैरेक्टर को अगर यहाँ पर लड़ाई करनी है तो उससे पहले इसके साथ ये हिस्ट्री होनी चाहिए, तो वो दूसरे पार्ट में वो चली गई, इस तरह से करके। तो मैंने मैंने जो किया था वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा, मतलब इनिशियली ऑफ कोर्स इनिशियल तो काफ़ी ऊपर उतार चढ़ाव रहता है, बिल्कुल बेकार हो गया, कभी बिल्कुल अच्छा लग रहा है तो उसको आगे जाके स्टोरी में लग रहा है नहीं यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि नहीं, रिसर्च आपको प्रॉपर करनी चाहिए, बहुत अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए, भले ही आपको उसके लिए दोबारा तिबारा 4 बार 5 6 बार लिखना पड़े।
तो सबसे पहली चीज तो जो मुझे काम करी है, मतलब आप मिथोलॉजिकल फिक्शन लिखें या इनफैक्ट कोई भी राइटिंग लिखें, आप फिक्शन तो, मिथोलॉजिकल तो छोड़ दीजिए, आप एक चल अलग हम्म। जॉनर हो गया, बट किसी भी जॉनर में आप लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको रिसर्च तो थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। बट मैथोलॉजिकल फिक्शन आप अगर लिख रहे हैं तो उसमें आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, स्पेशली मेरे जैसी राइटिंग स्टाइल में अगर आप लिखना चाहते हैं। मेरी जैसी राइटिंग स्टाइल मतलब मैंने अगर कुछ कोट किया है किसी कैरेक्टर के बारे में, तो वो उसका रेफरेंस दिया है मैंने नीचे कि भाई ये इस महाभारत के इस पर्व से ली गई है, या इस ग्रंथ से ली गई है, या इस ग्रंथ इन 3 जगह ये रेफरेंस दिया है, मतलब ये बात सही है। तो एक तरह से मैंने रिसर्च पेपर के तौर पर शुरुआत करी थी पहले इसकी। तो डेफिनेटली रिसर्च पेपर में आप कोई भी बात ऐसे ही हवा में हम्म। नहीं कहते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, एंड दैट्स वेयर माय टेक्निकल राइटिंग स्किल्स कम्स इनटू पिक्चर। तो रिसर्च प्रॉपर करी, बहुत रिसर्च करी है। और इसके बाद जब रिसर्च करी तो मुझे पता पड़ा कि भाई कितना कल्चरली सेंसिटिव होना चाहिए, कहाँ पर मैं लिबर्टी ले सकता हूँ, कहाँ पर नहीं ले सकता हूँ, कहाँ पर मैं पात्रों के बीच में ऐसे वाक्य रख सकता हूँ जो कि उनके बीच में मतलब कनेक्ट करें, उन दोनों को कनेक्ट करें, उनके रिश्तों को कनेक्ट करें। मैं आपको कह सकता हूँ अंकित, अरे यार अंकित क्या चल रहा है आपके बारे में। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, ये सखा क्या चल रहा है। बट ये डायलॉग जो है वो मुझे ऐसा रखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आप लैंग्वेज इतने नीचे चले गए कि आप बिल्कुल छिछोरेपन की हर जो हद हो हाँ। जाती है वो क्रॉस कर दें, कि नहीं यार, एक 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 जो सेंसिटिविटी रहती है वो रखनी चाहिए आपको राइटिंग में। हाँ। और साथ में जो एक इंटरेस्टिंग एंगल जो मैंने अपने नॉवेल्स में डाला है वो है बिलीफ्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अंधे का पुत्र अंधा होता है, द्रौपदी ने कहा युद्ध हो गया, ठीक है। बट उसमें दो पात्र बात कर रहे हैं, ये मैंने लिखा नहीं है, बट ये इस तरह का लिया है मैंने। दो पात्र बात कर रहे हैं, यार मैं सॉरी, मैंने तो सुना है कि कृष्ण ऐसा करते हैं, मतलब वो तो खुद इनवाइट करते हैं कि ये जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करे ताकि इनका राक्षसों का नाश हो, वो जरासंध को नहीं मारते हैं। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर पता नहीं यार क्यों ये जरासंध भी पीछे पड़ा हुआ है, वो इतनी बार हार मानने के बाद भी क्यों नहीं जाता। कृष्ण जी ने ये हरिवंश पुराण में कही गई बात, हरिवंश पुराण में ये बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि आने दो जरासंध को, जरासंध अटैक करना चाहता है, करे मथुरा पर, मैं उन सबका नाश करूंगा पर जरासंध को मारूंगा नहीं। क्यों नहीं मारूंगा? क्योंकि यही है वो बंदा जो दुनिया भर के जो राक्षस हैं, जो नानाधर्मी लोग हैं, उनको इकट्ठा करके ला रहा है, ये तो मेरा पुण्य का काम कर रहा है। तो इसको तो मैं बाद में हाँ। मारूंगा, पर उसकी सेना का नाश करूंगा। तो 18 बार अटैक हुआ है, 18 बार। अब जब 18 बार अटैक हुआ है, अब आप सोच लीजिए, एक छोटा सा शहर है मथुरा, हालांकि अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि कृष्ण जी के पास, आपको आइडिया नहीं होगा कितनी सेना थी, 10 करोड़ गोपों की सेना थी। 10 करोड़। सॉरी, 10 करोड़ गोप उन्होंने सिर्फ दुर्योधन को दिए थे। अब सोच लीजिए, अगर आप ये 10% भी मान के चलते हैं तो 100 करोड़ गोप तो कम से कम सेना होगी होगी उनकी। भारत की अब आबादी मतलब अभी एक। ये सिर्फ मैं यादवों की बात कर रहा हूँ, यादवों की बात कर रहा हूँ, भारत की आबादी की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर 100 करोड़ की, अगर चलिए 100 करोड़ भी छोड़ दीजिए, आप 20 करोड़ की सेना मान लीजिए, 30 करोड़ की मान लीजिए, 40 करोड़ की सेना हम्म। मान लीजिए। अगर 40 करोड़ की सेना है तो कम से कम इतने ही उनके सिविलियंस भी होंगे, हाँ। कम से कम। मिनिमम मैं बहुत मिनिमम, हाँ। ब्रॉड टर्म में लेके, मतलब मैं कोई हाँ रफ फिगर लेके चलता हूँ, बॉल पार्क फिगर लेके जी। चलता हूँ, तो कम से कम 80-90 करोड़ की तो केवल यादव ही यादव हो गए ना। हाँ। और ये सिर्फ एक 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 उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उनका एक जरासंध, जो ठीक है। हाँ। अच्छा, महाभारत के युद्ध में अलग अलग देश से अलग अलग राजा आए थे सवाए, चीन के भी राजा आए थे, उन्होंने भी सहयोग किया था, ये सब दुनिया के। टोटल सेना जो लड़ी थी वो कितनी लड़ी थी? 18 अक्षौहिणी सेना, ठीक है। मतलब 18 करोड़। नहीं, 18 करोड़ नहीं, उसका कैलकुलेशन अलग है। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि 18 अक्षौहिणी सेना बनी बनी थी, और 1 अरब के आसपास लोग ओवरऑल मारे गए, 1 अरब के आसपास, बाय द वे, एक ठीक है। अरब ठीक है, 18 अक्षौहिणी सेना सिर्फ महाभारत युद्ध में लड़ी थी। और जरासंध 18 बार मथुरा पर आक्रमण करता था, तो कम से कम 10 या 11 अक्षौहिणी सेना अरे लेकर के आता था। वो और ये उसकी अकेले की सेना नहीं थी, इसमें दुर्योधन की सेना भी थी, इसमें उनके जितने भी जो राजा लोग थे इनके साथ उनकी संधि थी, वो लेकर के आता था। आप सोच लीजिए, इसका मिलिट्री इतना स्ट्रांग हो, इतने इतने लोग मिलिट्री के हों, उनकी कितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होगी। इंडिया की पॉपुलेशन छोड़ दीजिए आप, मतलब पूरा कितना बड़ा विस्तृत होगा, हाँ। कितने पावरफुल होंगे आप सोचिए, ठीक है। तो अब ये चीज आ जाती है कि इससे आपका क्रिएटिविटी और ट्रेडिशन को कैसे बैलेंस करना है, आप क्रिएटिविटी कह लो, बैलेंसिंग कैसे करना है उसको, ठीक है। एथिकल करेक्शन कैसे होंगे, कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रेल करना पड़ेगा आपको। कृष्ण का एक रूप जो हमारे दिमाग में हमेशा बसा हुआ है वो है छलिया का रूप,
हम्म। ठीक है। आप दूसरा पार्ट उठा के देखिएगा, स्तुति। जी। उसमें कृष्ण को छलिया कहे बिना उनकी जो दिमाग की ताकत है, जिसके तौर पे वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिसके तौर पे वो दुश्मनों को धराशायी कर देते हैं बिना एक तिनका उठाए, उसका पूरा पोर्ट्रेल है, किस तरह से किया है। हाँ। ठीक है। तो ये सारी चीजें आई थिंक मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी एज ए ऑथर। पहली चीज तो जो है वो दिखाया जाए, दूसरी चीज उस पर कुछ अच्छा सा बनाया जाए, ना कि उन कैरेक्टर्स को नीचा दिखा करके या उनके कैरेक्टर के साथ छेड़खानी हम्म। करके कुछ ऐसा बनाया जाए जो टोटली डिफरेंट हो। मतलब देखिए, वो कैरेक्टर अब आपके सामने आके डिफेंड तो करने से रहे कि भाई नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म। आपकी है। खासकर जब आप हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका पूरी रिसर्च हो, पूरे रेफरेंसेस हो। भाई ठीक है, मैंने नहीं कहा, ये वेद व्यास जी ने कहा है, मैंने इसके ऊपर बना के कहानी लिखी है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक एक ऑथर्स को होनी चाहिए। किसके बारे में लिखना है, कैसे लिखना है, किस तरह से कल्चरल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए, किस तरह से आप कैरेक्टर का पोर्ट्रेल कर रहे हैं, एथिकल कंसिडरेशन क्या रहेंगे। बहुत सी चीजें ऐसी जो मैं लिखना चाहता था नहीं लिख सकता हूँ, नहीं लिखना चाहता हूँ, लिखूंगा भी नहीं कभी, क्योंकि वो इतने ज्यादा कल्चरली सेंसिटिव हो जाएंगे, कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, या मोरली अनएथिकल हो जाएंगे। तो वो कैसा फ्रेमवर्क बनाना है, कैसा करना है, कैसा नहीं करना है, उसको कैसा दिखाना है। बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे हैं महाभारत के जिनका सिर्फ मैंने रेफरेंस लेकर के उनको बस वो स्टोरी मैंने अंदर ले ली, बाकी जो एक्चुअली में हुआ है वो उसको साइडलाइन कर दिया। तो ये आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग ट्रिक रखनी चाहिए। ये धर्म होना चाहिए राइटर का। आप कुछ भी कह लीजिए। मतलब वही जो हम लोग धर्म की बात कर रहे थे कि हर एक इंसान का एक धर्म है, तो ये ऑथर का एक धर्म जो आपने निभाया। कह सकते हैं आप, थैंक यू। जी। सर ठीक है, आपने महाभारत के ऊपर किताब लिखी, तो आप डिसाइड कैसे करते हो कि ये आइडिया है जिसपे मैं नॉवल लिख सकता हूँ, ये आइडिया को मैं और ज्यादा डीप डाउन जा सकता हूँ, इस पे मेहनत किया जा सकता देखिए, इसका कोई क्राइटेरिया तो है नहीं, मतलब मैंने तो कम से कम यूज नहीं किया, बट ये है कि मतलब मुझे जैसे कुछ आइडिया आया है तो मैं उसको कहीं ना कहीं कुछ लिख लेता हूँ उसके बारे में। ठीक है। और उसके बारे में देखता हूँ कि कितना, मतलब मेरे अंदर कितना पैशन है उसके बारे में लिखने के लिए। आई मीन, ये जो पूरी कहानी 5 बुक्स जो मैंने लिखी हैं, ये 3 साल के अंदर लिख दी गई है, मतलब 3 या 3 साल के है। कम हाँ। समय में लिख दी गई है। बट इसके लिए जो रिसर्च करी है वो 15 साल से ज़्यादा की रिसर्च हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि बिना पैशन के, पर्सनल पैशन के, बिना मतलब इंटरेस्ट के, आप 15 साल तो छोड़िए, 2 साल सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी चीज जो आती है वो आती है यूनिकनेस कितनी है आपकी। किसी एक बड़े ऑथर ने मुझसे कहा था, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ इस बारे में, कि जितनी भी कहानी लिखी जानी चाहिए वो लिख चुकी है, लिखी जा चुकी है। ग्रेट। अच्छी बात बोली, और बहुत मतलब मैंने उस बारे में सोचा है। तो उन्होंने कहा कि भाई जितनी कहानियां लिख सकते हो आप, वो लिखी जा चुकी है, इसलिए कुछ भी नया नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर सकते हो। कहने को तो आप, मैं ये भी कह सकता हूँ भाई तुम क्या दिखाओगे मेरे को, महाभारत में सारी कहानी है, इसके अलावा तो कोई कहानी नहीं है, ये वो फलाना। बट उनका जो पोर्ट्रेयल है, उनका जो डिपिक्शन, उनकी स्टोरी टेलिंग है, उनको किस तरह से दिखाना है, कैरेक्टर का दिखाना है, वो डिफरेंट होता है। और वो किस तरह से होता है, दैट इज व्हाट रीडर्स आर इंटरेस्टेड इन। आप महाभारत की कहानी किसी और दूसरे नाम से कह दीजिए, चल जाएगी आपकी। हम्म। आज वही प्रॉपर्टी के दो भाई लड़ रहे हैं, ये ऐसा ऐसा हुआ, एक तीसरी पार्टी आई, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। हाँ। किसको इंटरेस्ट होगा? क्या नहीं होगा इंटरेस्ट। बट आप उसको थोड़े से स्टोरी टेलिंग में देखेंगे, आप उसको यूनिकनेस बनाएंगे, उसको ओरिजिनलिटी रखेंगे। ठीक है। उसमें कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन किस तरह से देनी है, दो पात्रों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, उनके बीच में टेंशन क्या है, उनके बीच में किस तरह से रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, किस तरह से टेंशन डेवलप हो रही है, इमोशनल रेजोनेंस कितना है आपका। भाई मुझसे तो कई पाठकों ने ये तक बोला है कि सर, ये किताब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ मुझे महाभारत पढ़नी चाहिए। मैंने कि हाँ थैंक यू वेरी मच, मेरी मेहनत सफल हुई। मैं कहूँगा, अगर इस किताब को पढ़ने के बाद आपको लगे कि आपको कुछ ग्रंथ उठा के पढ़ने चाहिए, भले ही इस बारे में कि भाई सौरभ जी ने जो लिखा है वो गलत है, इस बात को प्रूव करने के लिए भी अगर आप ग्रंथ उठा रहे हैं, तो मैं आपका धन्यवाद कहूंगा, मैं आपका साधुवाद कहूंगा, और मैं सोचूंगा कि मैं मेरा लिखना कामयाब हो सफल हुआ। गया। सर आप क्रिएटिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं? आ, कहना मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन तो है नहीं, कोई इक्वेशन तो है नहीं इसको आप बोलें कि ये क्रिएटिविटी है। बट
एक नया नजरिया आप कह सकते हैं, कि चीजों को देखने का नया नजरिया, और उसको दुनिया को इस तरह से समझाना कि वो समझ भी सकें अपने नजरिए के हिसाब से, और आपके नजरिए की जो नयापन है उसको भी ले सकें। इसको मैं क्रिएटिविटी मानता हूँ। तो आपको लगता है कि हर कोई क्रिएटिव हो सकता है? कहना मुश्किल है ये। हर व्यक्ति वैसे अपने आप में एक क्रिएटिव ही बंदा होता है, वो किस तरह से, किस एंगल से और किस लेवल पर होता है, वो कहना तो नहीं कह सकते। और इस बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम और आप इस बारे में डिसीजन लेने लायक नहीं है कि कौन क्रिएटिव है कौन नहीं है। मतलब एक किसान अगर किसानी कर रहा है या अपनी खेती कर रहा है, उसमें बहुत से इनोवेट ऐसे आइडिया लगा सकता है जो हम देख के कह रहे हैं यार ये भी होता है क्या, क्योंकि हम उस बारे में जानते ही नहीं है। हम्म। ठीक है। टेक्निकल राइटिंग में, आप टेक्निकल राइटर अगर हैं, तो आपको बहुत सी चीजें मुझे ऐसी बता सकते हैं कि जो मैंने पढ़ी नहीं, और कह रहे वाह यार ये तो बहुत क्रिएटिव बना बना काम कर दिया इसने, बंदे ने अच्छा शॉर्ट कम कर दिया, इसने यूज कर दिया, फास्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अगेन, आप जिसके बारे में जानते नहीं है, सबसे पहले तो आप पहले तो पता ही नहीं कर सकते कि वो क्रिएटिव भी है या आपको बेवकूफ बना रहा है। बट अगर आप जानते हैं और आपको लगता है अरे यार ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, तो वो आप एक तरह से कह सकते हैं क्रिएटिव है। हालांकि हो सकता है वो क्रिएटिव नहीं हो, आप ही उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो कि वो चीज आपको नहीं हम्म। लगे। आप खुद को क्रिएटिव कंसीडर करते हैं? कुछ हद तक। बट मुझे लोग काफ़ी सरप्राइज करते हैं जब मैं उनके उनके बारे में जानता हूँ और उनसे बात करता हूँ, और कई चीज़ें वो मुझे ऐसी बता देते हैं जो मुझे सोचने में मजबूर कर देती है यार, कि ये इतनी छोटी सी चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं सोची। तो हम्म। आई थिंक एज ए राइटर, वेदर इज अ टेक्निकल राइटर और अ नॉवल राइटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कनेक्ट विद द पीपल। और क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स, जो हम जो कैरेक्टर डेवलप करते हैं, मैं जो कैरेक्टर डेवलप करता हूँ, वो आप और हम जैसे ही होते हैं। ठीक है। तो जितना हम लोगों के बारे में जानेंगे, जितना उनके बारे में समझ सकेंगे, हमें अपने कैरेक्टर डेवलप करने में उतनी आसानी रहेगी। जी। और जब आप इसको क्रिएटिविटी कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि नहीं ये नॉर्मल चीज़ है, तो अगेन वो चीज़ आ जाती है कि आप किसको क्रिएटिव डिफाइन कर रहे हैं, किसको नहीं डिफाइन कर रहे हैं। बट बहुत सी चीज़ें जो मैंने अपने नावल में लिखी हैं, वो चीज़ें आपको आसपास मिल जाएंगी। आपको लगेगा हाँ ये ऐसा ही बंदा लग रहा है कुछ कुछ। अभी जैसे एक अमेजोन पे मैंने ऑडियो बुक रिलीज करी थी, द ब्लैक हंटर। उसमें बहुत से कैरेक्टर ऐसे थे जो मेरे आसपास ही थे, जिनके बारे में मैं सालों से जानता था। तो वो, ये सब चीज़ें ना इंपॉर्टेंट रहती हैं कि आप किस तरह से कैरेक्टर डेवलप करना चाहते हैं, उनकी स्टोरी लाइन कैसे डेवलप करना चाहते हैं, उनकी थिंकिंग प्रोसेस कैसा डेवलप करना चाहते हैं। और वो कॉन्फ्लिक्ट जो दिखाना होता है, डेफिनेटली वो थॉट प्रोसेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कैरेक्टर का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो उनकी सोच के बीच का कॉन्फ्लिक्ट होता है इनफैक्ट। तो ये हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ अभी कि कितना क्रिएटिव हो सकता हूँ, कितना नहीं हो सकता हूँ, बट कोई बेंचमार्क नहीं है। और लोग मुझे सरप्राइज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना, लोगों से सीखना, और मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मिलते हैं उनसे बात करके। ओके। अच्छा सर, लिखते टाइम ऐसा होता है कि कभी आप अटक जाते हो, लाइक जिसको बोलते हैं राइटर्स ब्लॉक, ठीक है? तो आप उस टाइम पे क्या करते हैं? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं अगर ब्लॉक हो भी जाता हूँ तो मैं दूसरे उस पर स्विच कर जाता हूँ, हम्म। कि मैं टेक्निकल राइटर भी हूँ। तो हाँ। तो वो मुझे, ये नहीं तो वो। ये नहीं तो मतलब कुछ तो कर ही लूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ब्लॉक नहीं होता, मतलब उसको ब्लॉक करने, अनब्लॉक करने का सबसे अच्छा तरीका है आप उसको अपने थॉट प्रोसेस को कहीं और दूसरे ट्रैक पे स्विच कर दें। तो जब आप उस पे ट्रैक पे स्विच करते हैं, जैसे ही आप स्विच करेंगे थोड़ी देर लिखेंगे, आपको यहाँ के आइडिया नहीं लगेंगे, अच्छा 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 अच्छा, ओहो अच्छा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। क्योंकि आपका दिमाग ऐसे ही काम करता है, उसको जो पसंद नहीं आता है वो उसके बारे में आपको सोचने नहीं देता है, उसको जो पसंद आता है वो आपके बार बार सोचते रहते हैं उसके बारे में। हाँ सर, कैरेक्टर बिल्ड कैसे करते हैं? अगर अगर मान लो कि मुझे कोई कहानी लिखनी है और मुझे कैरेक्टर चाहिए 3 4, तो मैं उसके लिए कैसे जाऊंगा? क्या क्या चीजें मुझे दिमाग में रखना होगा? भाई ये कैरेक्टर डेवलपमेंट अपने आप में एक अलग ही विज्ञान बोलूंगा मैं। और इसमें कई चीजें आती हैं। एक तो पहले से उसकी हिस्ट्री क्या है कैरेक्टर की आपकी। एक, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, हम्म, आपको मैंने सुना था कि आप यहाँ तक कि अपने कैरेक्टर्स का ब्लड ग्रुप लिख के रखते हो जब आप हाँ कैरेक्टर बिल्ड करते हैं तो। मैंने लिखे थे। मैंने ब्लड ग्रुप्स भी लिखे थे, मैंने उनकी पूरी, इनफैक्ट मेरे पास उसकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट है मैंने जो बनाई है। वाह। तो मतलब अगर आप आप, आप खुद साइकोटिक हो गए थे लिखते नहीं लिखते। साइकोटिक नहीं हो गए थे मुझे, मतलब कुछ कैरेक्टर्स मुझे इतने पसंद आए थे कि मैं
उनके बारे में और जानना चाहता था, मैं उनके बारे में वो लिखना चाहता था कि जो वैसे हैं वो। और जब ऐसा है तो आप ये भूल जाते हैं कि वो कैरेक्टर आपके फिक्शनल है। हम्म। ठीक है। और ये ये बात मुझसे कई लोगों ने बोली कि ये सर बताइए कि मृत्युशीर वाकई में है क्या, या ये ऐसा हो सकता है क्या, वैसा हो सकता है क्या। क्योंकि जिस तरह से मैंने लिखा है वो सब्जेक्ट को रिसर्च करके लिखा है भाई। एक हार्ट पेशेंट है, उसके साथ क्या ट्रबल हो सकती है मेडिकली, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। डॉक्टर नहीं हूं मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जो ट्रीटमेंट, जो ब्लड रिपोर्ट, जो रिपोर्ट बनाई है सैम्पलिंग करके, जैसे भी करके मैंने बनाई है, वो आप अगर पढ़ेंगे तो आप, अगर आप एक डॉक्टर है तो आपको लगेगा शायद ये सही हो सकती है, शायद ये किसी की हम्म। असली रिपोर्ट है। तो तो वो यही मैं आपके जो कन्विंस। बोल रहा था ना, रिसर्च आप हाँ। कीजिए जितना पर्सनल पैशन पे होकर के आप रिसर्च करेंगे, कैरेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे, कितने को डेवलप करना है, इस सिचुएशन का किस तरह का आइडिया है। मतलब अंकित नाम का अगर कैरेक्टर मैं डेवलप कर रहा हूँ तो क्या है अंकित, हम्म। क्या हो सकता है। अब मैंने दो कैरेक्टर ऐसे बनाए थे जिसके बारे में आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि वो क्या करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, इतने पागल आदमी थे। और उनके बारे में जब मैं लिख रहा था तब मुझे डर लग रहा था कि मैं ये क्या लिख रहा हूँ भाई, भैया ये क्या लिखवा रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा था। मैंने उसको बोल दिया था, मैंने ऐसा लगा भाई ऐसा है, शांत हो जाओ, क्या लिखना है ये बताओ। तो वो बता रहा है, फिर मेरे को थोड़ी देर में डर लगना कि मैं तो वो नहीं बन रहा हूँ। होता है, ये भी होता है क्या वो कैरेक्टर बन जाते हो आप, और मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल वैसे हो रहे हैं, वो गुस्सा हो रहा है तो मैं ऐसा कर रहा हूँ और वैसा कर रहा हूँ। तो उससे मतलब फिर मैंने थोड़ी देर थोड़ा सा रेस्ट लिया, मैंने कि नहीं यार ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे लगा है कोई पीछे खड़ा होकर मुझे बता रहा है। और ये कहानियां जितनी, ये पूरी नॉवल सीरीज जो मैंने लिखी है डेफिनेटली ऑफिस वर्क के बाद लिखी है, मतलब 11 साढ़े 11 बजे के बाद, जब मेरे को मेरी कॉल्स वगैरह खत्म हो जाती थी तो मैं फिर लिखने शुरू करता था। और कभी 3 बज रहे हैं, कभी 4 बज रहे हैं, कभी हो सकता था कि बिल्कुल मूड नहीं बन रहा है तो 1 बजे भी खत्म कर दिया। बट एक डेली का पैटर्न बनाया हुआ था कि इतने बजे तक लिखना है। और आप सोचिए रात रात में मैं लिख रहा हूँ और मुझे, अब मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ, लाशों के बारे में लिख रहा हूँ, इसके बारे में लिख रहा हूँ। तो मैंने अपने घर वालों को बोला है कि मैं जब लिखता हूँ प्लीज पीछे मत आना, हो सके तो मुझे फोन करना, मैसेज करना, क्योंकि मैं फोन अपना बगल में रखता हूँ, आगे रखता हूँ, और वो म्यूट पे रहता है, ताकि कोई फोन आए तो वो बजे तो लाइट दिख जाए, उससे लाइट से मैं समझ जाता हूँ फोन आ गया, क्योंकि अगर आवाज आएगी तो मैं एकदम से चौंक जाऊंगा। और कई बार ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हुआ मुझे लगा कि मैं गया। तो ये जो कनेक्ट कैरेक्टर्स के बीच में बनता है, आप एज ए राइटर आप कनेक्ट बनाते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें आप ऐसे ऐसे आइडियाज निकाल सकते हैं जो कि आपने कभी सोचे नहीं थे। आप कैरेक्टर को ऐसे एंगल्स पे देख सकते हैं जो कि आपने लगा था नहीं यार ये कैरेक्टर ऐसा होगा, बट सरप्राइज कर देता है कई बार आपको, एकदम से सरप्राइज करता है कि यार ये भी कर दिया, मैं ये भी कर सकता हूँ। और फिर आप जब लिखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये क्या लिखा है। मतलब बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको लिखते हुए मैं काफी डर रहा था, बहुत ज्यादा डर रहा था। एक तो जो श्री कृष्ण जी और माँ भगवान शिव जी का जो संवाद है आफ्टर द युद्ध जो हुआ है, वो संवाद लिखने में मतलब मेरे हाथ कांप रहे थे लिटरली, मैं आपको बता दूं। और वो हाथ इसलिए कांप रहे थे क्योंकि मैं लिखना चाहता था कि क्या अगर ये संवाद भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच में अगर हुआ होता तो कैसा होता। और मुझे लग रहा था कि मैं नहीं समझ सकता क्योंकि मैं भगवान नहीं। हाँ। आप उस चैप्टर को पढ़िए और उस चैप्टर के बारे में बहुत लोगों ने बताया है कि दे हैड गूजम्स, वो रोंगटे खड़े हो गए उनके लिटरली। तो और फिर वो चैप्टर अलग ही है, मतलब बिल्कुल ही अलग है। तो वो जो एक आया, वो मुझे सरप्राइज मी कम्प्लीटली, बीट्स मी कम्प्लीटली कि ये कैसे लिख दिया मैंने एकदम से। और मुझे भी पढ़ने के बाद लगा कि ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ये वो ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे। फिर मैं कल लिखते चले जाओ, बाद में देखेंगे। और जब देखा बाद में तो उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग के बाद वो चैप्टर बहुत अच्छा हो गया था। तो आप तो लिख। अगेन एज अ जी। राइटर जो फ्लो में आ रहा है, आप अगर लिख रहे हैं लिखते चले जाइए, आप बाद में देखिए क्या गलत है क्या सही है, कैसा सही इंप्रूव करना है उसको। तो सर जब हम लिखते हैं तो अगर जैसे आप बोलते हैं कि आप फ्लो में आ जाते हैं, उस कैरेक्टर वो कैरेक्टर बन जाते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, तो कहीं ये होता है कि हमारे इनर हम अपनी इनर साइकी को भी एक्सप्लोर करते हैं जब हम कैरेक्टर के बारे में लिखते हैं तो। वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक टू आंसर टू दैट इज यस, टू सम एक्सटेंट यस। क्योंकि um, जब तक आपके अंदर वो वेवलेंथ नहीं होगी तब तक आप उस कैरेक्टर को समझ नहीं सकते। हम्म। और
कई बार मुझे ऐसा लगा, मैंने फील हुआ कि हाँ भाई, ये यही कैरेक्टर कर सकता है, ये कैरेक्टर यही कर सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया, इट सरप्राइज मी कंप्लीटली जब मैंने लिखा यार ये एकदम से इसके क्या दिमाग में आ गया, इसने ऐसा क्यों कर दिया। और मैं हाँ। सोच रहा हूँ कि क्या कर दिया, क्यों कर दिया, क्या कर दिया, क्यों कर दिया। फिर चौथा पार्ट लिखने बैठा, एकदम से वो वाला आइडिया दिमाग में आया कि इसने ऐसा किया था, और उसके ऊपर फिर लाइन लिखी जो वो टोटली डिस्कनेक्ट। मैंने कि अब तो ये इसको हटाना पड़ेगा या करना पड़ेगा। लेकिन जब स्टोरी बड़ी आगे तो समझ में आ रही यार ये इसलिए इसने किया था, ये एंगल आ गया। और वो हम्म, एकदम से एक जो ट्विस्ट लाता है, जो फ्रेशनेस लाता है आपकी राइटिंग में। हाँ, वो क्योंकि वो प्री प्लान नहीं है। वो प्री प्लान नहीं होता है। प्री प्लान एक्चुअली में नॉवेल में कुछ भी नहीं होता है। थोड़े से आपकी स्टोरी लाइंस होती हैं, मतलब खासकर मैथोलॉजिकल फिक्शन या इस तरह के थ्रिलर वगैरह लिख रहे हो, तो घिसी जी। पिटी अगर आपको स्टोरी लाइन पकड़नी है तो हाँ ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन अगर आप थोड़ी सी कैरेक्टर्स को फ्रीडम दोगे तो आप रिजल्ट से सरप्राइज रहेंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो कैरेक्टर फिर अपने हिसाब से सोचेगा। और वहां पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि भाई ये कैरेक्टर ही कैरेक्टर बोलता चला जा रहा है। फिर हम्म। आप राइटर को कहीं ना कहीं इंटरवेन करना पड़ेगा। तो हम्म। ये सारी चीजें मतलब एक तरह से कह सकता हूँ पार्ट ऑफ माई जर्नी। और अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनफैक्ट, काफी काफी अच्छा रहा, लाइफ चेंजिंग आई वुड से। तो ये 5 किताबें एंड हो गई सर सीरीज की, कि और भी आगे हाँ, किताबें ये आएंगी 5 सीरीज में? कंप्लीट हो गई हैं। और एक ऑडियो बुक है, आप अमेजोन पे देख सकते हैं, और फ्री है वो, आप सुनना चाहें सुन सकते हैं, बहुत अच्छा है। अभी तक काफी अच्छा फीडबैक आया है उसका। मैं अभी आपकी पहली किताब में लगा हूँ सर। हम्म, कोई बात नहीं, कोई तो बात मैं नहीं। अभी यही पढ़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जी। जब मैं पांचों पढ़ लूंगा फिर मैं आपसे कैरेक्टर्स के बारे में और उस पर पूरा एक फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आओ और उस पर हम बिल्कुल लोग डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अंकित जी, बिल्कुल। जी सर, आप अपने ऑथर करियर के बारे में बताइए कि एक हाईलाइट कि आपको लगा कि हाँ अब तो मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, और एक लो लाइट कि जहाँ पे लगा कि यार क्या हो रहा है। तो आप किस ऑथर के बारे में बात कर रहे हैं? आप नॉवल राइटर के बारे में बात कर रहे हैं या टेक्निकल राइटर के बारे में बात कर रहे हैं? दोनों में फर्क। मैं नॉवल राइटर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो नॉवल राइटर के आई डोंट थिंक कि मैं भी वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए और जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। मैं मैंने आपको बताया मुझे लिखना बहुत पसंद है, बहुत बहुत जी। पसंद है, और मैं चाहता हूँ कि मैं लिखता रहूँ और लोगों को पसंद आए, लोगों को अच्छे लगे कहानियाँ मेरी और जो भी मैं लिख रहा हूँ, और मुझे सीखने का मौका मिले। तो हाईलाइट आई थिंक यही है कि मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि आफ्टर ऑल दिस 15 ईयर्स जो वेट किया है, 15 साल की मेहनत 5 बुक्स में आकर के फाइनली एक कंप्लीट हुआ है एक। तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है, और आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आई है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, और लोगों का फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा है। तो एज ए राइटर मेरे लिए बहुत अच्छी और मतलब खुशी की बात है ये। राइटर के लिए लो लो टाइड आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता है, बट हाँ कैरेक्टर्स के लिए साथ में कभी कभी मुझे बहुत बहुत दुख भी हुआ। बट थोड़ा सा आपको कलेजा मजबूत करना पड़ता है राइटर के तौर पर कि आप सिर्फ वो नहीं लिख सकते हैं कि जो आपको पसंद हो। आप कभी कभी आपको लगता है कि वो लिखना चाहिए जो होना चाहिए या जैसा हम्म, हुआ है, भले ही वो आपके अच्छा लगे या ना लगे। ये अगेन आप कमिंग बैक टू द टेक्निकल राइटिंग परस्पेक्टिव ना, कि हाँ ये है तो हाँ। ये ही है, 1+1=2 तो वो 2 ही बोलेंगे, आप उसको कुछ नहीं बोलेंगे। और ठीक है। तो यहाँ पर कई बार ऐसा लगा, कई कैरेक्टर्स के बारे में मुझे दुख हुआ कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, बट ठीक है। लो एक इवेंट मैं कह सकता हूँ कोरोना का हुआ था। मैं चाहता था कि इस तरह का मतलब कुछ हादसा, जो बड़ा हादसा हुआ है हम सभी के साथ में, भगवान ना करे किसी के साथ कभी भी हो। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये किताब जब आई थी तो मुझे उम्मीद थी कि ये पहले आ जाएगी, मुझे ऐसा ये इस कोरोना के बारे में कुछ पता नहीं था, लेट हुआ था, और इसकी वजह से किताब भी लेट हो गई थी। बट वो टाइम कुछ ऐसा था जिसको हम सभी भूलना चाहते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि मतलब वो किताब के, जब भी मैं किताब के बारे में देखता हूँ मुझे मुझे वही टाइम याद आता है, इसलिए वो काफ़ी बुरा वक्त था हम सभी के लिए, तो इसलिए। सर, और एक एडवाइस जो आप अगर एस्पायरिंग यंग नॉवल ऑथर्स हैं उनको क्या आप देना चाहेंगे? यंगर्स को क्या एडवाइस देंगे भाई, आप लोग सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट खूब पढ़िए, लिखते जी। रहिए,
और सबसे बड़ी बात है जो आजकल मैं देखता हूँ लोगों को या यंगस्टर्स को, उनमें थोड़ा सा पेशेंस की कमी रहती है डेफिनेटली। तो लेखक के तौर पे आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, और आपको अच्छे तारीफें भी मिलेंगी, आपको लोग बाग शिकायतें भी करेंगे, तो दोनों को आप बराबर लेके चलें। ये मत सोचिए कि किसी ने आपके किताब के बारे में या आपके लेख के बारे में बुरा कहा है तो आपका लेख बुरा है, या किसी ने आपका इस बारे में अच्छा कहा है तो अच्छा ही है। ऐसा नहीं है। आप देखिए उनके मतलब जो फीडबैक्स आ रहे हैं उनको कैसे लेना है, किस तरह से यूज़ करना है। और रिजेक्शन डेफिनेटली होगा ही होगा, आप ये मान के चलिए। रिजेक्शन आप पार्ट ऑफ लाइफ है, आपका पार्ट ऑफ ग्रोथ है। तो रिजेक्शन आए तो प्लीज़ दिल छोटा मत कीजिए मेरे को भी बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया है अलग अलग मौकों पे, बहुत मैं बात बार रिजेक्शन आदत हो गई है। मतलब कोई अगर रिजेक्ट नहीं करता पहली बार में, कहता है कि हाँ ठीक है, तो मैं कहता हूँ नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो तो ये चीजें हैं। दूसरी अगर आप ऑथर के तौर पे जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका एक पर्सपेक्टिव है और दूसरे का वो पर्सपेक्टिव हो नहीं हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो आप लिख रहे हैं या जो सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको वो वैसा ही समझ में आए जैसा आप समझाना चाहते हैं। उसका एक अलग नजरिया है, उस नजरिए का सम्मान कीजिए। और सम्मान कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपको वाकई में कुछ चेंज करना है नहीं करना है। कुछ लोगों ने बोला ऐसा करना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला वैसा करना चाहिए, लेकिन आप लिखिए, अपने तरीके से लिखिए, क्योंकि वही एक आपको ऑथर के तौर पे करेगा। आप दूसरे की कॉपी करेंगे या दूसरे के स्टाइल कॉपी करेंगे बिकॉज वो सक्सेसफुल है, वो है, तो वो आपको शॉर्ट टर्म पे फायदा दे सकता है, लॉन्ग टर्म पे आपको बिल्कुल फायदा नहीं देगा। तो बस बाकी क्या है, शुरू कीजिए आप लिखना। और क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि हाँ सर आइडिया तो बहुत है सर, लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, शुरू लिख कीजिए नहीं पा रहे। हाँ, ये सबके साथ होता है सर। यही मेरे सवाल थे सर। अब हमने काफी टाइम निकाल लिया एक्चुअली। हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा। थैंक यू जी सो मच फॉर योर टाइम अंकित जी। और आपके माध्यम से मैं सभी पाठकों, सभी लेखकों और जो भी ये एपिसोड सुन रहे हैं उनको नमस्कार, धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ ही दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सभी के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और अगर परमात्मा ने चाहा तो फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपसे फिर मुलाकात होगी अंकित जी। जी सर, मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहूंगा सर। मैं चाहता हूँ कि कभी मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो चीज कि मैं आपसे आपका ऑटोग्राफ लूँ आपके सारे बुक्स के। थैंक यू सो और मच, मैं बिल्कुल आपसे दूंगा आपसे आपको। भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा सर। एक यू वर थैंक यू वेरी अंकित। हम्बल एंड काइंड टू मी। नो, थैंक यू यू आर सो सो मच सर। सेम थिंग थैंक यू आपसे सर। बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, नमस्कार अंकित जी, और नमस्ते। और वो हमारा रहेगा सर, जब आपका मैं एनी टाइम, सारी किताबें पढ़ लूंगा तो फिर से हम लोग बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यू हैव माई जी। वर्ड फॉर दैट। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू टेक सो केयर, मच। हैव अ नाइस डे। यू दीपावली टू की सर। अग्रिम शुभकामनाएं। बाय बाय। सेम टू यू सर।